नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट 21 मार्च 2026 आपको बता दें कि जनरल कैटेगरी की सीटें समाप्त हो चुकी हैं। उसका रजिस्ट्रेशन अब हो गया है बंद। अब सुपीरियर कैटेगरी की बची हुई है, जल्दी कर लीजिए वरना वो भी चली जाएंगी। आज मोहन यादव को बहुत बड़ा झटका लगा। वैसे तो आप लोग कहेंगे कि ऐसा क्या है, लेकिन साहब झटका तो बहुत ही तगड़ा लगा है। और वो झटका लगा है उनके जो रिजर्वेशन का जो उनका एक प्रेम है और ओबीसी के लिए जो उन्होंने कहा है कि साहब कि हम बस मध्य प्रदेश को केवल ओबीसी के लिए ही सुरक्षित रख देंगे। और वो जो उन्होंने पूरे समाज में खाई बढ़ाने का काम किया है और हिंदू समाज को ओबीसी और एससी एसटी और जनरल में जो बांटने का काम किया है, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा तमाचा धर के मारा है। बिल्कुल ऐसे हम मोहन यादव की समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि साहब जो भी आपकी जो ट्विटर अकाउंट्स हैं जो लॉ रिपोर्टिंग करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनमें किसी को कुछ नहीं आया। लगता है उनको भी बड़ा भारी शौक लगा है। फिर उसके बाद फिर उसकी रिपोर्टिंग जो हमने तो विष्णु जी से ही पूछा और विष्णु जी से जानकारी ली और उसके बाद फिर देखा दैनिक जागरण में एक रिपोर्ट आई, उसको पढ़ा। फिर उसके बाद फिर पता चला कि जो एमपी रिजर्वेशन में जो भाई लोगों ने पूरा का पूरा महाजन कमेटी की रिपोर्ट में ये लिखते हुए कि साहब के ये भगवान राम जो थे वो जातिवादी थे, इस तरह की बातें लिखते हुए जो वहाँ पर फाइल की गई थी ओबीसी रिजर्वेशन एनहांसमेंट के फेवर में, जो भी लॉजिक दिया गया था, ओबीसी महासभा जो कि कांग्रेसी है। मैं देखता रहता हूँ कई बार लोग जो है वो आरोप लगाते रहते हैं जयपुर डायलॉग्स पे कि आप कांग्रेसी हो गए। अरे भैया, मोहन यादव को काहे नहीं कहते कि वो कांग्रेसी हो गए, क्योंकि वो तो कांग्रेसी अध्यादेश को ही बचाने के लिए बिल्कुल प्राणपण से काम कर रहे हैं, तो वो कांग्रेसी नहीं हुए हैं। बहरहाल हुआ क्या, भाई लोगों ने इस पे एक इंटरिम स्टे जो लगा हुआ था, एक स्टे जो लगा हुआ था जबलपुर में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर से, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो सीट है, प्रिंसिपल सीट है, वो जबलपुर है और उसकी 2 बेंच हैं, एक इंदौर में है, एक ग्वालियर में है। तो जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो मेन बेंच, प्रिंसिपल बेंच जबलपुर ने एक आदेश पारित किया था और उसमें एमपीपीएससी के जो निकाले जा रहे थे एडवर्टीजमेंट्स, उनमें रोक लगा दी थी कि आप ये ओबीसी का जो रिजर्वेशन है ये लागू नहीं करेंगे और वो 14% पे ही रहेंगे। यू आर रेस्ट्रेंड, उसमें लिखा हुआ था, रेस्ट्रेंड कर दिया उन्होंने, ना इसके ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि जो घोषित सीमा है 50% की, उससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ये कह के ये स्टे किया गया था। तो भाई लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके, यानी पिछले साल से लगे हुए कि किसी तरह से ये स्टे वेकेट हो जाए, और बड़े जोर जोर से गर्भोक्तियाँ करते रहते हैं मोहन यादव। अरे भाई, हम तो इसको जहाँ नहीं है वहाँ हमने कर भी दिया। यानी कि होना ये चाहिए था कि जब ये केस में लगा दिया गया तो कोई भी सरकार है वो कहती है कि भाई ये जो है सिद्धांत ये सभी पर लागू होता है, इसलिए हम कहीं नहीं लगाएंगे। लेकिन नहीं, कोई स्पेसिफिक कह के कि साहब ये डिसीजन इन रेम नहीं है। डिसीजन इन रेम ये होता है कि साहब की वो डिसीजन सभी पर लागू हो जाता है, और ये डिसीजन इन पर्सोनम है। अरे ये पर्सोनम नहीं भाई, ये आरक्षण का जो मुद्दा होता है वो पूरे समाज को इम्पैक्ट करता है, पूरे समाज पर प्रभाव डालता है। लेकिन साहब सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस नरसिम्हा की बेंच ने लगाया एक तमाचा मध्य प्रदेश सरकार को, और इंटरिम जो स्टे वेकेट करने की एप्लीकेशन थी उसको बिल्कुल उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं की और पूरे केस को वापस हाई कोर्ट भेज दिया। वापस हाई कोर्ट भेज दिया कि आप इसके ऊपर निर्णय शीघ्र लीजिए, प्रेफरेबली विद इन 2 मंथ्स। अब वहाँ पर फाइनल हियरिंग होगी और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर चल नहीं रही थी, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे। तो ये जो एमपी रिजर्वेशन में जो ये बढ़ाया था इन्होंने 13%, उसका तो पटाक्षेप हो गया लगता है। अभी मेरे पास जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार भाई कोई सुनवाई नहीं होगा। यहाँ क्यों आए हो, यहाँ लगता है साहब के छत्तीसगढ़ का और यहाँ का दोनों का लिया गया था। छत्तीसगढ़ वाला मामला क्योंकि वो फाइनल डिसीजन था, उसमें भी यही था, वहाँ भी जो बढ़ाया हुआ था रिजर्वेशन उसको खारिज कर दिया था। तो छत्तीसगढ़ का तो हम सुनेंगे, लेकिन ये इंटरिम मामले हम नहीं सुनते, हम तो इसको वापस भेज रहे हैं। कोर्ट इसका फाइनल डिसीजन ले, फाइनल डिसीजन जब हो जाएगा उसके बाद फिर हम सुनेंगे इसको। लो भाई,
गई भैंस पानी में। और दूसरा एक मैटर और आया, वो तमिलनाडु का मैटर था कि तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन और जो तमिलनाडु के जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन बॉडी है उनके बीच का जो केस था। और उसमें जो है वो तमिलनाडु की जो इलेक्ट्रिसिटी बॉडी है उसकी हालत ख़राब है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्री देने को कहा जाता है, और आपका जो रेगुलेटरी बॉडी है वो कहती है कि साहब आप ऐसे नहीं कर सकते। तो उनके बीच में जो था उस पर बड़ी भारी कमेंट की, बड़ी ज़बरदस्त कमेंट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने। और सूर्यकांत जी ने कमेंट करते ये बिल्कुल फ्रीबीज़ कल्चर को उन्होंने पूरी तरह से, एक तरह कह सकते हैं कि ये जो फ्रीबीज़ कल्चर है उसको कर दिया डिमॉलिश। और मज़े की बात यह है कि ये फ्रीबीज़ कल्चर के विरुद्ध में एक स्पेसिफिक याचिका है जो उनके कोर्ट में ही आ रही है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपना माइंड दे दिया ये पूरे फ्रीबीज़ कल्चर के विरोध में। कह रहे हैं कि भाई ये क्या फ्रीबीज़ कल्चर है, ऐसा नहीं है कि आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं ज़रूरतमंदों के लिए। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तभी देखिए आप ना केवल लोगों को फ्रीबीज़ देते हैं, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह से तो देश का बंटाढार हो जाएगा, इस तरह से तो देश जो है वो बर्बाद हो जाएगा, किसी तरह का कोई विकास हो ही नहीं पाएगा। यही बात तो हम कब से कह रहे हैं, कब से कह रहे हो। जस्टिस बागची थे, उन्होंने एक बात और कही जो मैं बार बार कह रहा हूँ, और जो कि मैं ये कह रहा हूँ कि भैया ये इलेक्शन कमीशन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है। उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो मैनिफेस्टो है उसमें क्या क्या होगा वो उसमें लिखा हुआ है, लेकिन उसको इलेक्शन कमीशन भी लागू नहीं कर रहा। आपको केवल ये करना है कि भैया जो भी आप फ्रीबी अनाउंस करोगे उसका एक बजट बना के पेश करोगे, या आप जो भी आप फाइनेंशियल अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हर पार्टी के लिए यह आवश्यक होगा कि वो अगले वर्ष का पूरा बजट लेखा जोखा बना के कि कहाँ से पैसा आएगा, कैसे ये पैसा खर्च होगा, क्या फिस्कल डेफिसिट होगी, क्या बोरोइंग होगी, कैसे क्या आप करेंगे, ये सारा का सारा आप मैनिफेस्टो में दे दीजिए। मैंने तो इतना ही मांगा। लेकिन अभी जो स्कोप चल रहा है, मुझे लगता है कि ये जो पूरा फ्रीबी कल्चर है ना, इसके ऊपर अब लगने जा रही है बड़ी भारा इसके ऊपर लगने जा रहा है बड़ा भारी झटका। और बात भी सही है, क्योंकि ये जो फ्रीबीज है ये पूरे के पूरे जो चुनाव है उनको डिस्टॉर्ट कर रही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके अल्टीमेट गोल क्या होता है, उसका अल्टीमेट गोल होता है पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर सबको चाहिए। तो एक दो झटके जब भारतीय जनता पार्टी को लगे, उन्होंने देखा कि भैया इन लोगों ने एक इस प्रकार की फ्रीबी वाला अनाउंस करके और चुनाव हरवा दिया, तो उन्होंने कहा कि भैया दिस इज़ अ गेम दैट टू कैन प्ले, और फिर उन्होंने भी वही चालू कर दिया। इसका आरंभ कहाँ से हुआ था? इसका आरंभ सबसे पहले तमिलनाडु से हुआ था। तो तमिलनाडु में साहब टीवी भी दिए जाते थे। अब टीवी जो है वो किस प्रकार की ऐसी आवश्यकता है जो दिए जाते थे, तो आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 20-25 साल पहले की बात कर। अभी तो गोल्ड दिया जा रहा है वहाँ पर, यानी कि पार्टियाँ जो है वो लोगों को सोना बांट रही है। तमिलनाडु एब्सोल्युटली टेक्स द केक। और तमिलनाडु एक अच्छा इंडस्ट्रियलाइज्ड और एक समृद्ध राज्य है, लेकिन उस समृद्ध राज्य ने भी ये फ्रीबी कर करके अपना जो बजट है उसकी जो डेफिसिट है वो कंट्री के जो 5 हाईएस्ट फिस्कल डेफिसिट वाले स्टेट्स हैं उसमें ले आए हैं। वो बिहार बेहतर कर रहा है उनसे। हम ममता दीदी भी कहीं कभी किसी को कोई साड़ी दे दी जाएगी। अब ये साड़ी और टीवी और गोल्ड, ये सब चीज़ें जो है ये किस प्रकार से एक विकास करने के लिए आवश्यक है, ये मेरी तो समझ में आज तक नहीं आया। और मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनकी जो बेंच है उसके भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये एक बड़ा ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ये बड़ा ही शुभ संकेत है, और होना भी चाहिए। चुनाव जीतने के लिए ये रिश्वत देने के बराबर ही है ये, कि चुनाव से पहले आप अनाउंस कर दें और ये रिश्वतें देना शुरू कर दें। कभी कोई लाड़की बहना, कभी कोई लाड़ली बहना, कोई कभी महतारी योजना, कभी इस तरह की सारी जो है, या आजकल डायरेक्ट ट्रांसफ़र करके, डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो है वो इनेबल हो गया है क्योंकि बैंकिंग इंक्लूजन हो गया है, सबके खाते खुल गए हैं। तो सबके खाते खुल के उसका जो सबसे अच्छा उपयोग हो रहा है वो यही हो रहा है कि भैया सबके खातों में पैसे पहुंचा दो, रिश्वत दे दो उनको पहले से, नहीं दो तो उसको अनाउंस कर दो। मुझे याद है कि जब आरंभ में आए थे
मोदी जी तो वो इस फ्रीबी कल्चर के विरोध में थे। लेकिन जब 2019 के इलेक्शन आए और 72,000 रुपये यानी कि 6,000 रुपये पर मंथ अनाउंस कर दिया हमारे राहुल गांधी जी ने, तो उन्होंने भी मैच करने के लिए अनाउंस कर दिया, लेकिन उन्होंने 6,000 रुपये अनाउंस किए और वो 6,000 रुपये का भी जो इम्पैक्ट है वो लाखों करोड़ का है। जरा सोचिए आप, राहुल गांधी क्या करना चाहते थे। राहुल गांधी जो था पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा 12 लाख करोड़ बजट में है, वो पूरा का पूरा जो है वो फ्रीबीज में ही उड़ा देना चाहते थे। तो ये एक रिमार्क्स अच्छे हैं, और चूँकि याचिका इसी के ऊपर है, उसमें मुझे लगता है कि कुछ होगा, होना चाहिए, और यदि ऐसा होगा तो सुप्रीम कोर्ट को लोग बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। वास्तव में यदि लोकतंत्र को बचाना है तो यही उचित कार्यक्रम है, यही उचित कदम है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।